हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो मगध साम्राज्य था, जिसका आज भी वर्णन मिलता है हमेशा, और ये हमेशा रहेगा जब तक धरती रहेगा। तो इसका जो शुरुआत था कैसे हुआ और लास्ट तक कौन से शासक थे, तो इस वीडियो में हम पूरा एक कहानी की तरह बताएंगे। और इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है कि एक्चुअली हम समझ जाएं कि कौन कौन से वंश आए, बीच में क्या ब्रेक लगा, और जब गुप्त साम्राज्य आया तो फिर किस तरह से मगध का दोबारा से उत्कर्ष हुआ। ठीक, और ये अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं कहानी के थ्रू, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे उसमें आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले जो था ये हमारा इंडिया जो है, जिसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करने का कोशिश किया और बताने की कोशिश किया कि मौर्य पीरियड में यहाँ तक कैप्चर किया था। बस ये जो हिस्सा था ग्रीन वाला, यहाँ पे मौर्यन का कोई भी नहीं था, मतलब यहाँ तक उनका विस्तार नहीं हो पाया था। और सेम गुप्ता पीरियड में ये सारा जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो मैं ग्रीन लाइनिंग कर रही हूँ इस पे इनका नहीं था। और यहाँ भी सातवाहन में ये जो मैं ग्रीन ग्रीन की हूँ यहाँ भी इनका नहीं था, यहाँ भी इनका नहीं था, ना यहाँ था। बस इनका विस्तार इतना ही एरिया तक था। तो कहने का मतलब है कि गुप्त वंश, ये मौर्य वंश के बाद ये यहाँ से कैसे कहानी शुरू हुई और मौर्य तक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इतना विस्तार हो गया था। और फिर किस तरह से पुष्यमित्र शुंग आए, वसुदेव, कण्व, सीमुख, और लास्ट में ये जो हम गुप्त वंश पढ़ेंगे जिन्होंने दोबारा इस सातवाहन में, आप देखिए बस इतना तक सब खत्म हो गया था। और किस तरह से गुप्ता पीरियड ने फिर से इसको किया, और लास्ट में हमें पश्चातवर्ती गुप्त वंश पढ़ना है जिसमें धर्मपाल आते हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मगध साम्राज्य था ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था मगध। ठीक, और इसको एक साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश किए सबसे पहले बृहद्रथ ने। ठीक है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह था मगध, और इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया गिरिव्रज। ठीक, किसने? तो बृहद्रथ वंश में जो हमारे बृहद्रथ थे संस्थापक, इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जो रियल वास्तविक संस्थापक है मगध साम्राज्य का, वो बिंबिसार है। हर्यक वंश से हम असली मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पढ़ना होता है। लेकिन बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो शुरुआत में जो यहाँ पे हमारा बिहार और ये मगध था, यहाँ पे इस मगध में 5 पहाड़ी से घिरी हुई जगह थी गिरिव्रज, उसको राजधानी बनाया बृहद्रथ ने। और यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे किस तरह से संस्थापक आते हैं। और ये हमारा प्राचीन भारत का भी इतिहास है, और यही हमारा बिहार का भी इतिहास है, क्योंकि ये मगध है कहाँ, हमारे बिहार में है, और पाटलिपुत्र। तो उसके बाद जो थे बृहद्रथ वंश तो हम देख लिए। सेकेंड एक वंश आता है प्रद्योत वंश। प्रद्योत की स्थापना किसने की? तो राजा प्रद्योत ने की। ठीक, ये कहानी जब खत्म हुआ तो जो हर्यक वंश आया, सबसे पहला इनका बृहद्रथ के जो पिता थे वो कौन थे? तो जरासंध थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार में भी यहाँ भी इसके जो पुत्र थे अजातशत्रु, इसके बाद अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, किस तरह से ये पितृहंता सत्ता कहलाया, और ये अपने ही पिता को मार के राजगद्दी पे बैठ जाते थे। तो जो बिंबिसार था, इसके भी जो पुत्र थे, इनकी जो पत्नी थी, 3 पत्नी थी। तो 2 पत्नी के बारे में तो सब देखते हैं, लेकिन जो जीवक था ना, जिसकी हम कहानी पढ़ते हैं कि जीवक वैध राज था हर्यक वंश का, और वो इन्होंने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था इसको, जीवक को। और शायद चरवाक के भी, मतलब कोई बीमार था ऐसा, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उसके भी उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने दरबार से जीवक को भेजा था। तो जीवक एक्चुअली में था कौन? तो जीवक बिंबिसार का ही पुत्र था। जो बिंबिसार के दरबार में आती थी आम्रपाली, जो कि मतलब नृत्यांगना थी, डांस करने आती थी, और बिंबिसार को बहुत पसंद थी। ठीक, इसके साथ, आम्रपाली के साथ बिंबिसार का इलीगल मैटर था। उसके बाद, और उसी का पुत्र था जीवक,
तो जीवक को ये पूरी तरह से नहीं बता पाता था साम्राज्य में कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि आम्रपाली से इसका वैवाहिक संबंध नहीं था। ठीक है, तो इसके पुत्र में हम बहुत 3 लोगों को देखते हैं, और जो जीवक था वो डाउट में क्लियर कर दी, क्योंकि यही कहानी हमें एक्चुअली हम पढ़ते हैं तो नहीं मालूम रहता है। ठीक, और मैंने जो पढ़ा वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे टीचर, उनसे मैंने शिक्षा ली, और मैंने विकिपीडिया पे भी देखा, तो ये फैक्ट एकदम ऑथेंटिक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक, तो जब बिंबिसार, हर्यक वंश में कितने राजा, तो 3 राजा थे। कौन कौन से, तो बिंबिसार था, अजात शत्रु था, उदयन था। बिंबिसार को मारकर अजात शत्रु आया, अजात शत्रु को भी हत्या कर दिया उदयन ने, और उदयन को फिर जो ये शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे हत्या करके ये हर्यक वंश हटा के ये जब खत्म होता है तो फिर शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन, तो शिशुनाग। और ये जो सभी खेल रहे हैं कि हम आए मार कर गद्दी पे बैठे, ये कहानी कहाँ चल रही है, तो मगध में चल रही है। ठीक, और ये जो हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, ये अपने साम्राज्य को इतने चारों तरफ, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर ऊपर के एरिया तक, हिमालय से भी ऊपर तक, तिब्बत तक, और इधर एरिया तक नहीं विस्तार कर पाए थे। कौन किया, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने किया। ठीक, मेन पर्पस यहाँ एक एक डेट क्या फैक्ट था वो देखना नहीं है, कहानी कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से राजा थे उसको देखना है। तो शिशुनाग हर्यक वंश में जो 3 राजा हुए, ये जब कहानी इनकी खत्म होती है तो शिशुनाग जब मारता है उसको, तो शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पे, मगध में। और इसने अपनी 2 राजधानी बनाई, एक तो पाटलिपुत्र और एक वैशाली, जो कि बिहार में हाजीपुर के पास है वैशाली जिला, वहां पे इसने अपनी 2 राजधानी बनाई। ठीक, शिशुनाग वंश में भी जब खत्म हो जाता है तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम ये बिहार का जो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, चाहे वो बृहद्रथ से वंश से शुरू होकर पश्चिमवर्ती गुप्त वंश तक है, ये सारा हम अपना टेलीग्राम चैनल पे पोल की दुनिया में सारा MCQ में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अभी हम कहानी पे फोकस करते हैं। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, कौन कौन से इसमें शासक थे वो भी देखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मौर्य वंश। अब ये मौर्य वंश में इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने मगध साम्राज्य का कहानी बदल दिया, इसका विस्तार बहुत अच्छे से हुआ। और ये लोग विस्तार करते थे किस तरह से, वैवाहिक संबंध बनाकर, युद्ध जब जीत जाते थे तो उस टेरिटरी को अपना बना लेते थे, तो युद्ध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा ये लूट लेते थे जगह को, या दहेज में ले लेते थे, और युद्ध में तो जीत लेते थे। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य में भी हमें इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, फिर जो अशोका थे, अशोका से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या किया, कलिंग के राजा के साथ खारवेल का युद्ध किया, उनके जो 13 शिलालेख हैं वो सब किस लिपि में है, वो शिलालेख कहाँ कहाँ पर है एक्चुअली में, ये सभी चीजें पढ़ने होती हैं। तो ये था हमारा मौर्य पीरियड। तो टाइम ऐसा आया जब मौर्य वंश में आपका जो अशोक थे, उनके बाद जो भी शासक हुए राजा, वो उतने अच्छे नहीं थे, उनमें वो काबिलियत नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। ठीक, हालत ये हो गया कि यहाँ पे अब जो भी ये शासक आए ना, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग और कन्नव वंश में वसुदेव शुंग, तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक था ना, ये तो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जो शुंग वंश में जो देवभूति था अंतिम शासक, देवभूति का ही मंत्री था वसुदेव। ठीक है, तो वासुदेव ने ही ठीक कन्नव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देवभूति को मारकर वासुदेव ने देवभूति को मार दिया अंतिम शासक को, और उसने कन्नव वंश की स्थापना कर दी, कन्नव वंश। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इनकी और इनकी जो कहानी है बस इतना ही तक लिमिटेड रह जाती है, ये इधर तक नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हार चुके हैं। यहाँ पे हमें वो इतिहास देखने को ही नहीं मिलता जो कि रियल में देखना चाहिए।
जो मेन इतिहास आ गया, अब यहाँ पे इनका ये विस्तार होने लगा। थोड़ा सा अब नॉर्थ साउथ इंडिया के तरफ आ जाते हैं, मिड में और थोड़ा सा साउथ में, क्योंकि ये जो मगध वाला था कहानी तो इधर तक था, ये पूरा ले लिए थे मौर्य पीरियड में। लेकिन शुंग वंश और कन्नौ वंश में जो थे पुष्यमित्र, शुंग और वासुदेव, यहाँ पे स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। और मौर्य साम्राज्य के बाद ऐसा कोई वंश ही नहीं आया उनके बाद कि ये सारी स्थिति को ठीक कर पाए। तो हुआ क्या, सातवाहन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सीमुक था। ठीक, यहाँ तक तो कंटिन्यू सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया और थोड़ा सा हमें यहाँ देखने को मिलता है इनका हिस्ट्री। ठीक, तो ऐसा क्या होता है कि दोबारा से ये अपना फिर से मगध का उत्कर्ष होता है और 700 सालों के बाद एक नए राजा आते हैं। तो जो ये जो गुप्त साम्राज्य था जिसका संस्थापक था श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त एक बहुत बड़ा व्यापारी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसके पास सब कुछ था और वहां के लोगों को आराम से खाना वगैरह सब खिला सकता था। तो श्रीगुप्त को लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे फिर से मगध वंश की स्थापना कीजिए, एक साम्राज्य बनाइए, और श्रीगुप्त को वो लोग राजा बना दिया। और जबकि ये रेडी नहीं था, लेकिन ये बिजनेसमैन था और इतना बड़ा व्यापारी था, इट मीन्स इसके पास अच्छा खासा दिमाग था, तभी ये व्यापारी था। तो ये श्रीगुप्त क्या किया, यहाँ पे आता है, वहीं पे रहता था व्यापारी के तौर पर, अब ये राजा बन गया। ठीक, जब राजा बना तो इसने दोबारा से, जो कि मौर्य पीरियड में सिर्फ यहीं तक था, ये ऊपर तक भी थोड़ा सा चला गया, यहाँ से लेके इधर तक। बस इसमें डिफरेंस ये था, मौर्य वाला इधर भी था, यहाँ ये वाला त्रावणकोर और ये केरल साइड में नहीं था। लेकिन और ये क्या हुआ कि ये बस यहाँ से लेके ये पूरा इधर से लेके पूरा इधर तक था गुप्ता, बस ये आधा नहीं था, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में बस यहीं तक था। ये आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर वाला एरिया पे ये नहीं आ पाया। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा कि ये भी एरिया इसका था। ठीक है, गुजरात का जो ये वाला एरिया है ये सब में था। ठीक, सातवाहन भी थे और मौर्य भी थे और गुप्त वंश भी था। तो बीच में आपको बस यही ध्यान रखना है मौर्य के बाद कि किस तरह से मौर्य वंश जब खत्म होता है, इनका आपका क्या पतन हो जाता है, तो कोई ऐसे राजा नहीं होते जिनके बारे में हम पढ़े। तो हमें थोड़ा सा साउथ में जाना पड़ता है और साउथ का सातवाहन जो था डेवलप होता है और इनकी कहानी शुरू होती है। लेकिन फिर से दोबारा एंट्री होता है श्रीगुप्त का और ये बनाता है गुप्त वंश, और फिर से इसने मगध को इस हालत में लेके आया जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया था और यहाँ तक ये पहुंच गया। फिर गुप्त वंश से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, और हर वंश में उन्होंने कला पे क्या काम किया, साहित्य पे क्या काम किया, आर्किटेक्चर यानी उनकी क्या क्या मंदिर स्थापत्य कला, जो जो चीज है वो सभी चीज प्रश्न में बनते हैं। किसने सिक्के चलवाए, किसने सिक्के नहीं चलवाए, किसके शासनकाल में कौन आया था, कौन चीनी यात्री आया था, कौन आपका कहाँ से आया था विदेशी यात्री, ये सब हमें बीच बीच में पढ़ने को मिलता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिर समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश में, उसके बारे में भी पढ़ना होता है। लास्ट में आ जाता है पश्चातवर्ती गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश का जब पश्चात टाइम चल रहा था, यानी एक होता है ना पूर्व गुप्त काल, एक गुप्त काल, एक उत्तर गुप्त काल, यानी कि अब बाद की कहानी, यानी लेटर। ठीक है, तो इसके बाद जो धर्मपाल आता है वो क्या करता है, तो एक्चुअली में हमारा यही पढ़ना होता है। उसके बाद धीरे धीरे विदेशी आक्रमण और फिर अफगानिस्तान और जो हमारे क्या बोलते हैं अफगानी आक्रमण, ईरानियों का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण जब होने लगता है तो फिर कहानी स्टार्ट हो जाता है बिहार में मध्यकालीन। फिर हमें मध्यकालीन में वो शेर शाह सूरी जो कि अफगान शासक थे, जो सासाराम में स्टैब्लिश हुआ शेर शाह, उसके बाद हमें धीरे धीरे करके आधुनिक भारत और आधुनिक बिहार से रिलेटेड कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कौन लोग थे। फिर 1915 में जब महात्मा गांधी
आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं, तो किस तरह से सबसे पहले 1917 में चंपारण जाते हैं, उनको कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ल बुलाए। यानी कहानी कहाँ से चालू हुआ, फिर बीच में हमारा मुस्लिम आए, मध्यकालीन पीरियड में मौफ और मुस्लिम याद रखिएगा कि मध्यकाल में ही हमारा जितने आक्रमणकारी हैं मुस्लिम आबादी है, ये सब तभी आते हैं मध्य पीरियड में। फिर किस तरह से अंग्रेज जब आते थे, जो उनके ही पीरियड में आए थे, मुगल काल में जो अंग्रेज आए थे, किस तरह से यूरोपियों का आगमन होता है, हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो जब हमारे ही देश में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मगध था ना काफी संपन्न था, गंगा नदी भी थी, तो आराम से एग्रीकल्चर भी हो जाता था, व्यापार भी हो जाता था, और ऊपर में हिमालय था, नेपाल भी था, तो 5 पहाड़ी से गिरा हुआ जगह था, तो काफी रक्षा की दृष्टि से अच्छा जगह था। तो सब लोग इसको अपनाना चाहता था कि हम इस पे कब्जा कर ले। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ आ गया होगा कि किस तरह से बृहद्रथ वंश से शुरू होकर गुप्त वंश तक ये कहानी चलती है, और इन्होंने किस तरह से अपना विस्तार किया। फिर बीच में 2 वंश जो थे वो अच्छे नहीं थे उतने, तो हम आ जाते हैं फिर एक सातवाहन वंश जो कि साउथ में हमको पढ़ना होता है, लेकिन फिर एंट्री होता है श्री गुप्त का, और श्री गुप्त अपना यहाँ तक विस्तार करता है। उसके बाद जो मुस्लिम आते हैं, उसके बाद हमें मध्यकालीन बिहार पढ़ना है, फिर हमें आधुनिक बिहार पढ़ना है, जिसमें सभी चीज पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड, दांडी मार्च, ये सब भारत का जो इतिहास है। फिर हमारा बिहार से रिलेटेड जो जो स्थापना हुआ, कौन कौन किस तरह का संस्थान को स्थापित किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सभी चीज, और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बिहार के बांकीपुर और आपके गया जिले में हुआ, ये कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, और 1947 तक के बीच में जो जो मेन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री था हमें बिहार से और इंडियन, ये दोनों हमें मिलाकर अच्छे से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मगध साम्राज्य की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि मौर्य साम्राज्य तक सब ठीक था, 2 वंश जो थे उतने अच्छे नहीं थे, जब पतन हो जाता है फिर हम सातवाहन को पढ़ते हैं, फिर एंट्री लेता है गुप्त वंश, और ये गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। आखिर इसने ऐसा क्या किया था, ये सभी चीज हम शुरू से बृहद्रथ से लेके गुप्त साम्राज्य तक सारा कुछ पोल कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।